हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? बढ़िया, मज़े में। ठीक है, फिर नए वीडियो में है भाई, आपका स्वागत है। क्या कर रहे हैं हम लोग? एक मिनट। हम्म तो हम लोग क्या कर रहे हैं? PYQ कर रहे हैं पिछले 35 ईयर्स का। ठीक है, 35 ईयर्स का कर रहे हैं, जिसमें से अपना एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी, है कि नहीं। ये जो अभी हम लोगों का सेकेंड सब्जेक्ट चल रहा है, और वो सब्जेक्ट क्या है? इकोनॉमी। और इकोनॉमी का अगर आज हम बात करें तो शायद डे 12 होगा। बिल्कुल, आज संडे है, 12 अक्टूबर। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर और कुछ अदर सेक्टर्स के क्वेश्चन यहाँ पर ही होंगे। आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। कल ये वाला जो है सेक्टर, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 91 क्वेश्चन ही हैं इसमें टोटली। तो इसी तरीके से हमारा सारा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो भी शायद मिड जनवरी 18-19 जनवरी तक सारे क्वेश्चंस बताए गए कि कौन से दिन कितने कितने क्वेश्चन होंगे। और उस तरीके से सब्जेक्ट भी डिवाइड है। जैसे अभी इकोनॉमिक कब तक चलेगा? 19 तक चलेगा। 20 को क्या होगा? एक ब्रेक है, और 21 से फिर क्या चालू है? ज्योग्राफी है। इसी तरीके से हम लोगों का चलता चलेगा। तो भाई ये 35 ईयर्स के जो PYQ होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं? तो ये PYQ जो होते हैं वो अपना CSE से होता है, CAPF से होता है, उसके बाद CDS से होता है, और स्टेट PCS से होता है, जैसे कि यूपी PCS के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। आज देखो यूपी PCS का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर देखना भाई। ठीक है, क्या रिपीटिशन है, कैसा है, क्या है। ठीक है, उसके बाद BPSC का होता है, JPSC का होता है, MPPCS का होता है। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर रहे हैं अपना, है कि नहीं। हम लोग एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए हैं, इकोनॉमी आधा कंप्लीट हो चुका है, कुछ दिन में और पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आगे बढ़ते हैं आज एक नए सेक्टर के साथ। ओके, 23 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है? इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। देखो, अब ये 2023 में पूछा है। ठीक है, तो ये जो डाटा है वो इकोनॉमी सर्वे 2022-23 का सर्वे से लिया गया था। ठीक है, और उस वक्त के अगर इकोनॉमिक सर्वे का 22-23 का अगर हम डाटा देखें ना, तो ग्लोबल अगर एक्सपोर्ट की बात करें इंडिया का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, यहाँ क्योंकि गुड्स पूछा है तो सिर्फ अगर गुड्स का बात करें तो उसमें 1.8% था, ना कि 3.2%। और अगर ओवरऑल गुड्स प्लस सर्विस का भी बात करें ना, तो वो 4% दिया है। ठीक है, नहीं, सिर्फ गुड्स नहीं, सिर्फ सर्विस का अगर देखें तो 4%। तो दोनों को मिला दो तो 5.8% गुड्स एंड सर्विस का ओवरऑल मिला करके देखें तो। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सिर्फ ग्लोबल एक्सपोर्ट कितना है? गुड्स का 3.2%। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है ना सर। अब हम लोग जानते हैं ये वाला स्टेटमेंट में बड़ा अजीब होता है। अगर एक गलत हो गया है तो दूसरा तक पहुँचने में ठीक है आसानी हो जाता है, सीधा पहुँचो। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 ऑटोमेटिकली करेक्ट दिख रहा है, और बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं मैच होगा, क्योंकि इतने समय से हम लोग लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन भी रटा गया है कि कौन कौन सा ऑप्शन क्या लिखता है फर्स्ट में और सेकेंड में, है कि नहीं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, मेनी लोकल कंपनीज एंड द सम वाला में बोले थे, सम वाला में तो कुछ नहीं कर सकते, कल ही बताएं भी, सम तो कुछ ना कुछ तो एक आ ही जाएगा। तो सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज, कुछ ऐसे कंपनीज होंगे जो एडवांटेज लिए होंगे। ठीक है, फॉरेन कंपनीज किस चीज़ का? इंडिया का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का, PLI स्कीम का लिए होंगे। तो क्या तुम ऐसा मना कर सकते हो, रोक सकते कि नहीं कोई कंपनी ने लिया होगा? एक तो अपवाद निकल ही जाएगा कि भाई वो सही होगा, तो ऐसे भी लॉजिकली ये क्वेश्चन सही होगा। लेकिन हम लोग अगर डाटा के थ्रू देखें तो भाई ठीक है, PLI स्कीम जो है दोनों के लिए अवेलेबल होता है कि नहीं, बोथ डोमेस्टिक के लिए भी और फॉरेन कंपनीज़ के लिए भी होता है, जो भी फॉरेन कंपनीज ऑपरेट कर रहे होते हैं इंडिया में उसके लिए। तो ये बात तो सही है कि जो है भाई PLI स्कीम्स का जो है फ़ायदा दोनों ही उठाए हैं, फॉरेन कंपनीज भी उठाए हैं और डोमेस्टिक कंपनी भी उठाए हैं। तो ये बात सही है, स्टेटमेंट 2 जो है ऑटोमेटिकली सही होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, अकॉर्डिंग टू द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, जो डेवलपमेंट MSMED, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ठीक है, द मीडियम इंटरप्राइजेज आर दोज विद द इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट्स एंड द मशीनरीज बिटवीन 15 करोड़ और 25 करोड़। नहीं, ये गलत है। अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंगली चले, ठीक है, तो भाई कहता है कि जो मीडियम वाला जो है, मीडियम इंटरप्राइजेज है, वो ज़्यादा खर्चा, मतलब 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकता है। ठीक है, और उसका जो टर्नओवर होगा 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो मतलब कितना? 50 से 250 के बीच में है।
ये तो 15 और 25 लिख रहा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है कि नहीं होगा सर? ठीक है, गलत है। अभी थोड़ा चेंज हुआ होगा, ठीक है, ये 2024 में का देखना, एमएसएमई का कुछ ना चेंज किया है, ठीक है, वो वाला। और वो ज़रा कमेंट में बताना कि चेंजिंग क्या है। वो बैक वाला क्या था, कितना था, 5, 10 कितना था, इस तरीके से बढ़ता था, 5, 10, 25 वाला, ठीक है, वो वाला। और अभी वाला बताना, न्यू वाला, ठीक है। ऑल बैंक लोन्स, ठीक है, ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब जितना बैंक लोन होगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए जो दिया जाएगा, वो क्वालिफाई करेगा प्रायोरिटी सेक्टर को। सभी, देखो सभी बोल रहा है, ऑल कह रहा है, तो भाई वो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट बोल रहा है कि नहीं? तो भाई हम लोगों को ये है कि भाई एमएसएमई के अंदर जितने भी बैंक होंगे वो अगर एक क्राइटेरिया मेंटेन करते होंगे या मीट करते होंगे क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो वो देखने के लिए मिलेगा मास्टर डायरेक्शन ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, मतलब PSL के स्कीम में जाकर के देखो, वहाँ पर ही कुछ डायरेक्शन दिया होगा, ठीक है। कुछ डायरेक्शन को, अगर उस डायरेक्शन को फॉलो करता होगा, ठीक है, उसका PLI स्कीम में एक टारगेटेड क्लासिफिकेशन का कॉलम है, वहाँ अगर उस टारगेट को, उस आउटलाइन को अगर मैं ये करता होगा, फील करता होगा, तो भाई उसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन सभी नहीं है, तो ये बात भी गलत है। तो मतलब यहाँ दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। तीसरा, विथ रेफरेंस टू द फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स, ठीक है, फॉरेन ओन्ड ई कॉमर्स फर्म ऑपरेटिंग इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। फॉरेन ओन्ड जैसे कि अमेजॉन टाइप में है कि नहीं, वो सब, वॉलमार्ट, ये सब हो गया, फॉरेन ओन्ड है ये सब। अब उनको ध्यान में रखो और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म एज अ मार्केट प्लेस। भाई अपना गुड्स ही बेचेंगे वहाँ से आकर के, फॉरेन कंपनी है, और फॉरेन कंपनी आकर के भी अपना मार्केट, मतलब अपना ही प्रोडक्ट यहाँ इंडिया में बेचेंगे, ठीक है, तो इंडिया वाले कहाँ जाएंगे? तब तो फिर तुम सब कुछ, तुम्हारा ही मार्केट, तुम्हारा ही प्रोडक्ट, तो इंडिया का तो तुम ले बैठे भाई, है कि नहीं? तो ये बात तो गलत है, ठीक है, कि जो सर फॉरेन फर्म्स हैं उनको प्रिवेंट किया गया है, ठीक है, कोई भी, ठीक है, इन्वेंट्री या अपना कुछ गुड्स है उसको बेचने से। किसको? दोनों को, अमेजॉन को और वॉलमार्ट को, ठीक है। हाँ, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से, एक मार्केट प्लेस के तरीके से हम लोगों को दे सकते हैं, एक जगह दे सकते हैं जहाँ पर बायर और सेलर बेच सकता है, बायर खरीद सकता है, इतना काम उन लोगों का है, ठीक है। तो ये बात सर गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट है, ठीक है। अब ये देखो दूसरा, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, ठीक है। अब भैया देखो, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड, ठीक है। ये अगर करंटली, मतलब तुम अपने से भी पढ़ो, ठीक है, अपने कॉन्टेक्स्ट से भी ध्यान से पढ़ो, क्या डिग्री टू विच दे कैन ओन, ठीक है, बिग सेलर, उन लोग ओन कर सकता है बिग सेलर, ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज़ लिमिटेड, ये बात भी लिमिटेड है, पहला वाला लिमिटेड था, ये भी लिमिटेड है, नहीं तो पूरी तरीके से ओन कर लेगा ना यार सब कुछ, है कि नहीं? तो ये अगर हम लोग देखें, ठीक है, अगर देखें तो अदर सोर्सेज और हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से भी देखें तो ये बात तो सही है भैया, ठीक है, ये बात करेक्ट है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लोचा है यूपीएससी के आंसर की से, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी इस आंसर को बताता है इनकरेक्ट, कि लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। तो अब अगर यूपीएससी के हिसाब से जाओगे तो दोनों ही गलत है, और हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से बोलोगे तो कि भाई ओनली 2 सही है। तो भाई ये डिसीजन अब तुम्हारे खुद पे है, तुम क्लैरिफाई कर लो कि कौन सा सही है, ठीक है, कहीं से कर लो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कॉन्स्टिट्यूट रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। अब रियल सेक्टर किसको कहते हैं? रियल सेक्टर हम लोग किसको कहते हैं ये पहले बताओ। रियल सेक्टर मतलब कि जो चीज़ प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का, कैसे मतलब प्रोडक्शन वैसे चीज़ का जो नॉन फाइनेंशियल हो, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, तो प्रोडक्शन ऑफ मार्केट गुड्स, ठीक है, कर रहे हो, लेकिन वो नॉन फाइनेंशियल हो, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम कह रहे हैं रियल सेक्टर, ठीक है। जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो होते हैं, ठीक है,
वही रियल सेक्टर हो गया, है कि नहीं। अब देखो, फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, फार्मर अगर हार्वेस्ट कर रहा है तो ये क्या है भैया, ये तो भाई है ना नन, कह सकते हैं ना नन, ये फाइनेंशियल सर्विस है कि नहीं। हार्वेस्ट कर रहा है अपने क्रॉप्स को, इसमें तो कोई ये नहीं लग रहा है। टेक्सटाइल मिल्स, या फिर ठीक है ना सर, रियल सेक्टर को डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर को ऐसे लिंक करके बोल सकते हो, ठीक है, एक ओवरऑल ये में, तो ये बात सही है। दूसरा बात, टेक्सटाइल मिल कन्वर्टिंग रॉ इनटू द फैब्रिक, तो ये भी देखो प्राइमरी सेक्टर के जैसा काम ही कर रहा है ना, ठीक है, तो ये बात भी सही है। तीसरा, अ कॉमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू द ट्रेडिंग कंपनीज, अब यहाँ नॉन फाइनेंशियल से क्या आ गया, फाइनेंशियल सिस्टम आ गया, है कि नहीं। फाइनेंशियल सेक्टर इन्वॉल्व हो गया इसमें, कि मतलब कि भाई एक एक क्या कह रहे हैं, किसी भी तरीके का काम करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दिखाया जा रहा है यहाँ पर ही, है कि नहीं, तो भाई ये नहीं होगा। कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग, अब तीसरा कुछ से कहीं काम बन रहा है क्या, तीसरा कट गया, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चौथा, अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, अब देखो ये भी फाइनेंशियल मैटर आ गया, तो भाई ये भी नहीं होगा, ठीक है। ए इज द, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्लोजर्स, रिट्रेंचमेंट एंड द ले ऑफ, कितना रखना है, कितना निकालना है वर्कर्स को, क्या करना है एम्प्लॉयर्स को, ये सब क्लोजर, और कंपनी को कब बंद करना है, कोई डिस्प्यूट है तो कौन सॉल्व कैसे करना है, ये सब काम किसका है, तो ये सब काम करने का है लेबर ब्यूरो का। लेबर ब्यूरो क्या है, एक अटैच्ड ऑफिस है किसके अंदर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। इसको कब सेटअप किया गया था, तो 1 अक्टूबर 1946 को किया गया था, ठीक है। तो इसका काम ही क्या है, कंपाइलेशन, कलेक्शन, एनालिसिस, डिसमिनेशंस, ठीक है, यही सब करने का काम है, ठीक है। जो यहाँ ले ऑफ, ठीक है, रिट्रेंचमेंट, ये सब काम है, ठीक है, ये उसकी का काम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी, ठीक है। हम लोग देखे थे बैंक भी नेशनलाइज कर रही थी, है कि नहीं, तो बात सही है कि कोल सेक्टर को 1971 से 73 के पीरियड में नेशनलाइज किया गया था, लेकिन फिर इसको जो है एनडीए गवर्नमेंट ने 2015 में रीस्टोर कर दिया, ठीक है, फिर से इसको खोल दिया प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट प्लेयर के लिए। तो ये बात तो खैर यहाँ तक तो ठीक है ना अभी, कि इंदिरा गांधी के समय में ये चीज़ हुआ था, नेशनलाइज्ड किया गया था कोल सेक्टर को, हाँ ठीक है। पहला स्टेटमेंट, नाउ द कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस, ये बात गलत है, क्योंकि लॉटरी बेसिस पे नहीं होता है, बीडिंग किया जाता है, ठीक है, बोली लगाया जाता है, जो जितना पैसा देगा, ठीक है, हाईएस्ट टन देगा, मतलब कि प्रति टन प्राइस उसके लिए एलोकेट कर दिया गया वो माइन, तो लॉटरी बेसिस तो नहीं है सर, तो दूसरा को हटा दो, तो सर दूसरा यहाँ से कट गया। अब पहला सही था, पहले एक ही मार रहा है तो एक ही मारो, तीसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, है कि नहीं, देख लो फिर भी। टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड द कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ द इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द कोल प्रोडक्ट, नहीं सर, इंडिया अभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्वर है वर्ल्ड में, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अभी भी डोमेस्टिक जो डिमांड है कोल का, उसको मीट करने के लिए इसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, जिसे हम DMF कहते हैं, ठीक है, DMF फंड, ठीक है, इसका क्या पर्पस है, ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, पढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ, प्रमोटिंग, अरे यार क्या आ जा रहा है पेन में बार बार, प्रमोटिंग मिनरल एंड एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट, मतलब क्या कर रहा है, प्रमोट करना है मिनरल एक्सप्लोरेशन को, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को, कहाँ पर, मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में, ये काम इसका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसका काम आगे देखते हैं। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशन, ये काम है इसका, जो माइनिंग ऑपरेशन से जो लोग भी इफेक्ट हुए हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम है, ठीक है, तो 2 सही है। ऑथराइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस फ्रॉम द मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये बात भी नहीं है सही भैया, ठीक है। एक्चुअली में देखो कि DMF क्या है, सॉरी DMF, हाँ DMF है क्या, पहले ये जान लो, ठीक है। DMF फुल फॉर्म जान ही रहे हो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन,
तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कह रहा है कि हर एक डीएमएफ जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा किसके जरिए, तो स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के जरिए से, ठीक है। एज अ कैसे, तो एज अ ट्रस्ट के बेसिस पे या तो फिर नॉन प्रॉफिट बॉडी के तौर पे, ठीक है। कहाँ पर किया जाएगा, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग होता होगा वहाँ पर ही, माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसके पास पावर कहाँ से आता है, तो ये जो पावर अपने पास लाता है वो सेक्शन 9B, ठीक है, सेक्शन 9B ऑफ द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत से लाता है, जो 1957 इसको अमेंड किया गया कब, 26 मार्च 2015 को, और क्या कर दिया गया, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन काम करेगा किसके लिए, जो भी पर्सन या जो भी अफेक्टेड एरिया है उसके बेनिफिट के लिए काम करेगा, ठीक है। और किस मैनर में काम करेगा, तो वो मैनर उसको स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। तो ओनली 2 इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 8, following has or have occurred in the India after the liberalization of the economic policies in 1991। 1991 में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यही हुआ। तो इसके बाद क्या बात सही है वो देखो। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, बहुत अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, इनॉर्मसली कैसे हो जाएगा, मतलब कि अभी 5 था तो सीधा 500 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। इंक्रीज हुआ, ये मानते हैं कि इंक्रीज हुआ, बट इनॉर्मसली नहीं हुआ, ठीक है, इनॉर्मसली नहीं हुआ, ये बात गलत है, पहला गलत है। अब आगे बढ़ो। शेयर ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड, बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड में शेयर इंडिया का एक्सपोर्ट हो गया था, क्योंकि जो एफडीआई इनफ्लो था वो इंक्रीज हो चुका था, इसीलिए, तो बात दूसरा सही है। तीसरा, एफडीआई इनफ्लो इंक्रीज, अरे भाई इसी वजह तो एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड ट्रेड का इंक्रीज हुआ था, तो ये बात भी सही है। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, हाँ ये इनॉर्मसली हो चुका था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का भी बात था ना यहाँ पर, तो भाई फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया था, ठीक है। तो मतलब B 2 3 4 1 नहीं सही है। इन द इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन इन द हाईएस्ट वेट, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज है अपने पास, ठीक है। 8 कोर इंडस्ट्रीज में क्या क्या है अपना, कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, रिफाइनरीज है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स इसी में ऐड कर लो, और क्या है, रिफाइनरी प्रोडक्ट के बाद फर्टिलाइजर है, स्टील है, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये कुछ 8 कोल इंडस्ट्रीज है मेजर, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन कह रहा है कि जो, सॉरी क्या बोला था, हाईएस्ट है ना, इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द गिवन फॉलोइंग द हाईएस्ट वेट, इनमें से हाईएस्ट वेट किसका है, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का हाईएस्ट वेट है इसमें, ठीक है। अगर देखें तो 8 तो बता ही दिए, तो इस 8 में से में सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक जनरेशन का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर ही पढ़ लिया, यहाँ पर पढ़ गया, अभी 8 का हम नाम बता दिए, सुने होगे ध्यान से। तो यहाँ देखो 10 नंबर क्वेश्चन, इन इंडिया ओवरऑल इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द इंडेक्सेस ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज हैव बीन कंबाइंड ऑफ 37.90%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 8 कोर इंडस्ट्री, आप पूरा बता दिया कि ठीक है इतना कंबाइन करके इतना वेट है इसका, तो इनमें से बताओ कि कौन सा जो है कोर इंडस्ट्रीज़ है। तो सीमेंट का नाम बोले थे, फर्टिलाइजर हाँ, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट का नाम बोले थे, टेक्सटाइल का नाम हम तो नहीं बोले थे, है ना। तो टेक्सटाइल को हटा दो, 5 को हटा दो, 5 को हटा दो, तो बदली सब था, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, बाकी सब ठीक है। द सेज एक्ट मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 केम इनटू इफेक्ट इन द फरवरी, ठीक है, 2005 में, उसका अब आया कब इफेक्ट में, 2006 में। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, इन कंटेक्स्ट में बताओ कि क्या ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्या बात सही है, बिल्कुल बात सही है कि सेज में इसका बात था कि भाई वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, ठीक है, किसमें, विद इन द सेज में। किस लिए वर्ल्ड क्लास करना है भैया, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो और हमारा प्रमोट किया जा सके इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, इसीलिए। तो पहला बात सही है। दूसरा बात देखते हैं, प्रमोशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन सोर्सेज, अरे भाई इसीलिए तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ताकि प्रमोशन हो सके इन्वेस्टमेंट का फॉरेन सोर्सेज से, और वो लोग देखेंगे कि हाँ अच्छा सुविधा है, बेनिफिट हमको होगा, तभी तो होगा, हाँ, तो ये बात भी सही है, ठीक है।
उसके बाद तीसरा, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ओनली। क्या बात करते हो सर्विस ओनली, कि सर हम एक्सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉरेन फॉर्स में, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो सिर्फ सर्विस देंगे? सर गुड्स को भी इन्वॉल्व करो ना सर, गुड्स एंड सर्विस को, ठीक है। आप यहाँ सर्विस क्यों बोल रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सर्विसिंग करेंगे, दोनों चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बात ओनली आप क्यों बोल दिए, ओनली बोल के अपने आप को गलत कर दिए ना सर, तो ये सब गलत हो गया, ये इज़ द राइट आंसर, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पता है ना क्या है स्पेशल इकोनॉमिक, ठीक है, हाँ, उसी से। With reference to the National Investment Fund to which disinvestment proceeds are routed, consider the following statement। क्या है, with the reference to the National Investment Fund, ठीक है, NIF को ध्यान में रखो, to which disinvestment proceeds the routed, consider the following statement। कौन सा routed है भाई, बताओ बताओ, पढ़ो। The asset in the NIF funds are managed by the Union Ministry of Finance। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसको सेटअप किया गया था 2005 में, नवंबर 2005 में। किस लिए किया गया था, तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है, किसका, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का, उसको चैनलाइज करने के लिए इसको ये किया गया था। तो पहला जो बोल रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इसको मैनेज किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि भाई इसको किया जाता है सेलेक्ट किया जाता है एक पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड्स, उसके जरिए मैनेज किया जाता है। हो सकता है वो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड हो सकता है एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है एलआईसी म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, कुछ भी हो सकता है, तो वो सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये बात गलत है, पहला गलत है, बाकी कुछ कट नहीं रहा है। दूसरा देखते हैं, द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड इज़ टू बी द मेंटेन्स विद इन द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नहीं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं मेंटेन किया जाता है, इसके लिए एक अलग अकाउंट खुलाया जाता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट खुलाया जाता है, किसमें, तो अंडर द गवर्नमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये बात भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा देखते हैं, सर्टेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आर अपॉइंटेड एज द फंड मैनेजर, ठीक है, यही तो बोले कि हाँ ठीक है, मैनेज किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो ये बात तो सही है। सर्टेन प्रोपोगेशन ऑफ द एनुअल इनकम यूज्ड फॉर द फाइनेंसिंग सेलेक्ट सोशल सेक्टर, फाइनेंसिंग सेलेक्ट सोशल सेक्टर, बिल्कुल कुछ था शुरुआती में, अगर इसका देखेंगे ना तो उसका कहता है कि 75% जो है एनुअल इनकम जो होगा एनआईपी से, वो उसको हम लोग फाइनेंस करेंगे सोशल सेक्टर में, जैसे कि एजुकेशन प्रमोट करना हो गया, हेल्थ प्रमोट करना हो गया, एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करना होगा, वो सब करना होगा। और जो 25% होगा बचेगा, उसका जो हम लोग होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूज़ करेंगे। तो दोनों बात सही है, मतलब सी इज़ द राइट आंसर, तीसरा और चौथा जो है वो सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एमएमटीसी कहने का मतलब है भाई मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन इंडिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इंडियाज़ लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये बात सही है, ये लार्जेस्ट ट्रेडिशन किस चीज़ से डील करता है, बहुत सारे कमोडिटीज़ के साथ डील कर सकता है, जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, एग्रो प्रोडक्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, ओके। नीलांचल इस्पत निगम लिमिटेड हैज़ बीन सेटअप बाय द एमएमटीसी ज्वाइंटली विद द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो ये बात भी सही है, नीलांचल इस्पत निगम लिमिटेड जो है सेटअप किया गया था ज्वाइंटली इनके साथ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और एमएमटीसी के साथ, ठीक है, ये बात सही है, ये दोनों ही सही है, तो सी इज़ द राइट आंसर। Which of the following are the public sector undertaking of the government of India? Which of the following are the public sector undertaking of the government of India? भाई तीनों ही है, बालमेर लॉयर्स कंपनी लिमिटेड, डिग्रेडेशन ड्रिडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एजुकेशनल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये तीनों ही करते हैं, ठीक है, ओके, तीनों को ही ओन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, ठीक है। और कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के जरिए, जहाँ पर ही 50% से ज़्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होता है, ठीक है। अब ये सारे हैं क्या, तो बालमेर जो लॉयर एंड कंपनी लिमिटेड है, ये क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में है, ठीक है। बहुत सारे इसके बिजनेसेस है, जैसे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, लॉजिस्टिक, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सबसे काम से इसका ताल्लुक़ है। ड्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, किसके अंदर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, इनके अंदर में है। इसका भी काम होता है मेंटेनेंस ऑफ पोर्ट से लेकर के, हार्बर से लेकर के, वाटरवेज को मेंटेनेंस से लेकर के, इन सारे से काम रहता है। एजुकेशनल
कंसल्टेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है, ये भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, किसके अंदर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में है। ये भी ये किस चीज़ में इंगेज होता है, तो भाई ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक है, एजुकेशन से लेकर के ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हो गया, इन सब सारे मुद्दों पर बात करता है। तो तीनों ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है ये बताओ। राउरकेला स्टील प्लांट, द फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया, वाज सेटअप इन द सोवियत यूनियन कोलिब्रेशन, ये बात गलत है। राउरकेला स्टील प्लांट जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया का, सेटअप किया गया था, लेकिन सोवियत यूनियन के साथ नहीं, विथ जर्मन कोलैबोरेशन, ठीक है। तो ये बात गलत है, नॉट करेक्ट पूछा था, यही करेक्ट है, मतलब कि यही बात सही है, बाकी सारे के सारे सही हैं, ठीक है। सेलेम स्टील प्लांट एक प्रीमियर प्रोड्यूसर है स्टेनलेस इन इंडिया, तो ये क्या है, ठीक है, बहुत सारे मतलब कह सकते हैं बहुत सारे जो है स्टेनलेस ग्रेड्स के स्टील को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कोल से बनते हैं, सूट से बनते हैं। इसको क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में, ठीक है। ये इसका भी कोलैबोरेशन जर्मनी के साथ ही हुआ था, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स को निकालने में ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, महाराष्ट्र इलेक्ट्रोल मेल्ट लिमिटेड इज़ द सब्सिडरी ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब सेल का सब्सिडरी है ये, तो बिल्कुल ये पब्लिक सेक्टर कंपनी से इस्टेब्लिश की 1974 में किया गया था। जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है, दोनों ही इंगेज होंगे। उसके बाद क्या है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट इज अ यूनिट ऑफ द राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो ये एक कॉर्पोरेट एंटिटी है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, जो कि नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है, ठीक है। इसको कब बनाया गया था, 1982 में बनाया गया था। फर्स्ट सोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है इंडिया का, ठीक है। हिंडाल्को इज एन एल्यूमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड इन द रेणुकूट कहाँ, यूपी में, ओज इट्स साइट्स बेसिकली टू कहाँ, तो एबंडेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहीं पर होता है जहाँ पर इसका सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इन सब सारे कामों में ना सर कि इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, नहीं जहाँ पर ही, क्योंकि स्टील आयरन ये सब में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा होगा ना भाई, सप्लाई करने के लिए उसको पिघलाना उगलाना सब होता है, तो इसको जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई होगा वहीं पर करते हैं। Which one of the following committee recommended the abolition of the reservation of item for the small scale sector industries, ठीक है। कौन सा कमेटी था जो रिकमेंड करता है कि भाई जो रिजर्वेशन है किसी भी आइटम का स्मॉल स्केल सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसको एबॉलिशन कर देना चाहिए, तो वो थे अमीद हुसैन कमेटी, ठीक है। अमीद हुसैन कमेटी 1997 में ये रिकमेंड करते हैं कि टोटल रिजर्वेशन है, ठीक है, और जो डिज़ायर रिप्लेसिंग पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इसलिए ये कर रहे थे कि भाई जो प्रमोशन हो सके और स्ट्रेंथन हो सके स्मॉल स्केल यूनिट्स का, इसीलिए, ठीक है। ये कमेटी जो है स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए ही बनाया गया था, ठीक है, जिसको 1955 में किया गया, ठीक है। रिपोर्ट अपना 1997 में ये देता है। मेजर रिकमेंडेशन यही था कि भाई सेपरेट लॉ बनाओ स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करो, स्ट्रीमलाइन करो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को, और जो है डी रिजर्वेशन करो आइटम जो भी रिजर्व किए गए हैं एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर इन स्मॉल सेक्टर्स के लिए, ताकि अच्छा से उनको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग सेक्टर रिगार्डिंग इन द इंडस्ट्रीज, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस टर्नओवर, लेबर फोर्स, पावर कंजम्पशन, विच ऑफ दिस डिटरमाइन द नेचर एंड द साइज ऑफ द इंडस्ट्रीज, इनमें से कौन सा चीज़ डिटरमाइन करेगा कि तुम्हारा इंडस्ट्री कितना बड़ा है और कितना क्या नेचर है उसका, ये बताओ। तो भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना होगा उतना ही बड़ा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जाएगा। बिजनेस टर्नओवर ये जाएगा क्या, बिजनेस टर्नओवर का, बिजनेस टर्नओवर पर डिपेंड करता है कि तुम क्या काम कर रहे हो, कितना तुम्हारा उस वक्त जो काम हुआ है, अच्छा गया बिजनेस तो तुम्हारा टर्नओवर ज़्यादा जाएगा, बुरा गया तो ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के बारे में बताएगा, ठीक है, ये एक ओवरऑल नहीं नेचर बताएगा। तो दूसरा को हटा दो, दूसरा को हटाते के साथ पहला ऑप्शन मिल रहा है। लेबर फोर्स, बहुत ज़्यादा लेबर फोर्स है तो वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है। पावर कंजप्शन ज़्यादा डिपेंड कर रहा है तो वो भी दिखाएगा कि हाँ बड़ा इंडस्ट्रीज है, नेचर है, सब कुछ दिखा देगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, भाई अब ये देखो पैसेज टाइप है, ये तुम्हारा पैसेज है, यहाँ से पढ़ करके ये स्टेटमेंट्स पढ़ना है और उसके बाद आंसर तक आना है, ठीक है।
ओके, समझ गए, जैसे कि पैसेज पढ़ रहे हो उस तरीके से। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द इन द मोस्ट केसेस नॉट एज इफिशियंट एंड कम्पिटिटिव एज द लार्ज स्केल वन। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज ऐसे हैं, अगर ज़्यादातर तक केसेस में देखें तो ज़्यादा इफिशियंट नहीं है और कम्पिटिटिव नहीं है जैसा कि लार्जर वन होते हैं। फिर भी येट द गवर्नमेंट प्रोवाइड द प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उसके लिए एक प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, रिजर्वेशन देता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में। किसको? स्मॉल फर्म्स को। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, इसीलिए। अब इसीलिए किस लिए? तो ऑप्शंस पढ़ो। ठीक है, प्रोवाइड हायर एम्प्लॉयमेंट ऑन द पर यूनिट कैपिटल एम्प्लॉयमेंट बेसिस। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टिपिकली क्या करता है भाई कि उसको तो कैपिटल भी कम चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट के लिए जो कैपिटल है वो कम चाहिए, क्योंकि बड़ा, अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम ये करें तो उन दोनों को मैच करेंगे तो कंपैरिजन में हमको देखेगा कि जो छोटे वाले हैं स्मॉल स्केल, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम मिल रहा है, और कम इन्वेस्टमेंट के साथ जो है हमको हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देगा। क्यों? क्योंकि लेबर इंटेंसिव नेचर है इसका, लोकल फोकस है, लोकली है तो भाई जॉब भी क्रिएट करेगा और हायर पर कैपिटल यूनिट ऑफ कैपिटल भी करेगा। तो ये बात तो सही है सर। प्रमोट अ रीजनल डिप्रेशन, अरे लोकल का बात बोले ना, तो लोकल है तो रीजनल डिस्प्रेशन को भी प्रमोट करेगा ना, इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो दूसरा को भी सही मारो। हम लोग देखे हैं कि अगर लोकल देखो तो लोकल कहाँ दिखता है? डायरेक्टली रूरल एरियाज़ में लोकेटेड तुमको दिखेगा, सेमी अर्बन एरियाज़ में देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो एक तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, बात तो सही है सर, दूसरा भी सही है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन कहीं है नहीं, 1 और 2 कहीं दिख रहा है तो वही मार दो, बी मार दो, बाकी ऑप्शन सारे बेकार हैं। हैव परफॉर्म बेटर इन एक्सपोर्ट ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट दैन द लार्ज स्केल वन, इसका बात भी नहीं किया है, इसमें बात ही नहीं किया। प्रोवाइड जॉब द लो स्किल वर्कर हु अदरवाइज मे नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, क्या बोल रहा है कि भाई ये इस तरीके का स्टेटमेंट कहीं बात किया है कि हम उसको जॉब दे देते हैं जो कहीं जॉब नहीं पाता है वहाँ, ये सब चीज़ का जिक्र भी नहीं किया। Tourism industry in India is a quite small compare to many other countries in the term of the in India's potential and the size. Which one of the following statement is correct? देखो कह रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ना इंडिया का बहुत ज़्यादा, मतलब क्वाइट स्मॉल है अगर कंपेयर टू करें बाकी अदर कंट्रीज़ के, इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल, जो इंडिया का पोटेंशियल है टूरिज्म में और जितना साइज है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो इसके पीछे के रीज़न क्या है? ठीक है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि भैया, इसके पीछे का रीजन पढ़ो, पहले ऑप्शन पढ़ो। डिस्टेंस इन इंडिया टू फार फ्रॉम अपार्ट द लग्जरी होटल से जो डिस्टेंस है टूरिस्ट प्लेस का ये बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है वेस्टर्न और टूरिस्ट के लिए, ये बात तो नहीं है। ठीक है, फॉर मोस्ट अगर कोई लग्जरी होटल में रुक रहा है तो भाई उसके लिए कितनी भी डिस्टेंस क्या मैटर करेगा। ठीक है, फॉर द मोस्ट ऑफ द इंडिया इज़ टू हॉट फॉर द वेस्टर्न टूरिस्ट एंड द फील कंफर्टेबल्स, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द पिक्चरिस्क resort in India such as the northeastern and the Kashmir are the all practical purpose out of the bonds, ठीक है, ये बात भी सही है। इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द अट्रैक्टिंग टूरिस्ट इज़ इनइक्वेटेड, देखो ये सब ठीक कहने का सेंस है, मतलब कि ये अदर सेंस में देखो तो अपने आप में ठीक है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में सही नहीं है। इंडिया के कंटेक्स्ट में ये सही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है कि जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे वो इनएडुकेट है, इतना अच्छा से डेवलप नहीं है कि हम बाकी लीगल को हम अट्रैक्ट कर पाएँ। ठीक है, इस तरीके से मेन कारण यही है कि हम जानते हैं भाई कि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, इसके बावजूद भी हम लोगों का कुछ हिस्ट्री भी रहा है, कल्चर भी रहा है, बहुत सारे नेचुरल अट्रैक्शंस हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अभी जो है थोड़ा सा क्योंकि अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हम टूरिस्ट को ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जैसे रोड का कनेक्टिविटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन लिंक नहीं है, लैक ऑफ क्वालिटी होटल्स है एंड रिजॉर्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये बात सब जो है टू एक्सपेंसिव, ये सब उतना ज़्यादा हद तक नहीं है। दूसरे कंटेक्स्ट में देखो सही है, इंडिया के कंटेक्स्ट में ये है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया टू एक्सटेंट इज कंस्ट्रेंट बाय, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया टू एन एक्सटेंट, एक हद तक कंस्ट्रेंट किया गया है। ठीक है, कैसे कंस्ट्रेंट होता है? तो लैक ऑफ इनएडिक्वेट एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप इन बिजनेस, क्या हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है? अरे भैया एंटरप्रेन्योरशिप भरे पड़े हैं आजकल, देखो हर जगह तुमको मिल जाएंगे, ठीक है, दिमाग लेते हुए, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, इन्वेस्ट करने को पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो कंस्ट्रेंट नहीं है, वन के वजह से तो कंस्ट्रेंट नहीं है, वन को हटाएं वैसे वैसे ही मिल गया। दूसरा कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हम लोगों के पास, फिर हम लोगों के पास लिमिटेड परचेसिंग पावर है लार्जेस्ट मासेस में, तो ये सब बातें सही हैं। ठीक है,
इको मार्क इंडियन प्रोडक्ट, कोई भी इंडियन प्रोडक्ट में अगर इको मार्क लगा हुआ है तो ठीक है, तो वो किस चीज़ को दिखाता है ये बताओ। तो वो दिखाता है कि वो चीज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। समटाइम्स बैक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू डी लाइसेंस वाइट गुड। कभी कुछ समय पीछे जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है कि, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना, हाँ, कुछ समय पीछे जाओ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर देखो तो वो क्या डिसाइड करता है कि जो वाइट गुड है ना उसको डी लाइसेंस करने की बात करता है, वाइट गुड इंडस्ट्री को डी लाइसेंस करने की बात करता है। तो ये वाइट गुड में कौन कौन सा चीज़ होता है ये पहले बताओ। तो वाइट गुड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। तो वाइट गुड कहने का मतलब है कुछ हेवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लार्ज होम अप्लाइंसेस जो होते हैं उनको कहते हैं, जो कि शुरुआती में देखोगे तो शुरुआती तौर पे वो चीज़ें जो है हम लोगों को ट्रेडिशनली देखो तो अवेलेबल जो है वो उसका कलर क्या था, वाइट में है। जैसे कि घर में कभी देखे होगे एयर कंडीशनर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ठीक है, ड्रायर, डिश वॉशर, एलईडी लाइट्स, ये सब क्या है, वाइट में है। तो इन्हीं को कभी डी लाइसेंस करने की बात करता है ये, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें वाइट गुड्स में कनेक्ट होते हैं। तो भाई ये क्यों करने की बात करता है, तो इसका कहने का मतलब है ना कि आइटम परचेस्ड फॉर द कॉन्स्पेशियस कंजप्शन। तो वाइट गुड्स जो है ना, वाइट गुड इंक्लूड करते हैं जो इन सारे में कंजप्शन को दिखाता है। अब कंजप्शन किसको कहते हैं कि भाई एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है लेकिन हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, उसको खरीदेंगे, ठीक है। तो ये अगर खरीदेंगे तो वो दिखेगा क्या, स्पेशली एक्सपेंसिव थीम्स है, ज़रूरी नहीं है किसी के ज़िंदगी में, लेकिन हम वो चीज़ खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे, ताकि हम जो खरीदे हैं वो दूसरा लोग उसको नोटिस करे, ठीक है। वो हमारे वेल्थ को दिखाएगा, वो हमारे सोशल स्टेटस को दिखाएगा, ठीक है, इसीलिए हम उस चीज़ को खरीदते हैं। तो ये दिखाता है कि भाई आइटम्स परचेज फॉर द कंजम्पशंस, ठीक है, कॉन्स्पेशियस कंजम्पशंस, उसे ही वाइट गुड्स कहते हैं। वाइट गुड इंक्लूड करता है उसी चीज़ को, ठीक है। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर द पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इनमें से कौन सा प्लेसेस को पेपर इंडस्ट्रीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यमुनानगर, गुवाहाटी, साहबदाबाद, बालापुर, ठीक है। तो ये जो है ना यमुनानगर, बालापुर और गुवाहाटी और बालापुर सब करते हैं, साहबदाबाद नहीं करते हैं। यमुनानगर, गुवाहाटी, बालापुर सारे के सारे पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। लेकिन ये जो साहबदाबाद है ना, साहबदाबाद जो है कर्नाटका में है, ठीक है। और ये जो है सीमेंट इंडस्ट्री है, ना कि पेपर इंडस्ट्रीज़ है। बाकी बालापुर जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये भी इंडिया के लिए। गुवाहाटी कहाँ है भाई, सबको जानता है, असम में, वहाँ गुवाहाटी में एक IIT भी है ना। उसके बाद यमुनानगर हरियाणा में, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द प्राइवेटाइजेशन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड द कंप्लीट। इनमें से कौन सा प्राइवेटाइजेशन सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट होगा ये बताओ। ऑप्शन पढ़ो। इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन द पब्लिक सेक्टर। सिर्फ पब्लिक सेक्टर में हम प्राइवेट कैपिटल का इंट्रोडक्शन करेंगे तो वो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव होगा क्या, नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर। क्या कर रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उस चीज़ को हम मैनेज करने लगे, तो ये भी नहीं होगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट द वर्कर्स, ठीक है, हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिए और ओनरशिप, ठीक है, मालिकाना सिर्फ हम ट्रांसफ़र कर दिए और जो है हम वर्कर का मैनेजमेंट कर रहे हैं, इससे होगा नहीं। तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, बिल्कुल ओनरशिप भी ट्रांसफ़र कर दिए और हम सब प्राइवेट सेक्टर उसको जो मैनेज कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो ये मोर कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ठीक है, ये बात सही है। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी CSE का लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था, 1993 तक लास्ट क्वेश्चन दिख रहा है, 1993 तक अब खत्म होता है। अब हम लोग को स्टेट PCS अदर PCS के क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर द करेक्ट अबाउट द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। मेक इन इंडिया प्रोग्राम से कौन सा बात सही है, ध्यान से पढ़ना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन ईयर 2014, बिल्कुल ये बात सही है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए सितंबर 2014 में। और ये क्या था, एक पार्ट था हमारा कि भाई नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव है, उसी का एक पार्ट था, तो बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। इट एम्स टू encouraging the companies for the manufacturing in India and the facilitating the investment। बिल्कुल ये इंकरेज करना था कंपनीज़ को कि भाई आप कहाँ बनाओ, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, कोई भी कंपनी जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर करो ताकि जो है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किया जा सके। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो इनोवेशंस होंगे, इन्हांस होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, प्रोटेक्ट करेंगे हम सब कुछ चीज़ों को और अपना डेवलपमेंट कराएंगे। तो यही बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर कि भाई 1 और 2 दोनों सही है।
कैपिटल फॉर्मेशन से कौन सा बात सही है, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग लास्ट डे भी कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात किए थे। तो प्रोसेस ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द सेविंग एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड करता है भाई किस पे, सेविंग पे, तुम कितना सेविंग कर रहे हो, तुम कितना इफेक्टिवनेस से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो, इस दोनों पे। ज़्यादा सेविंग करोगे, मोर सेविंग, मतलब कि मोर सेविंग तो पैसा बैंक में ज़्यादा जाएगा, बैंक में पैसा ज़्यादा जाएगा तो इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा करेगा, तो फिर उस तरीके से डेवलपमेंट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, बात सही है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इज द एसेंशियल फैक्टर ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। भाई बिल्कुल सही है, दोनों ही मारो सी। विद द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इन द कोड ऑफ द, यहाँ कुछ लेबर लॉ हैं, ठीक है, और उन लेबर लॉ को कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 में उसको सबमर्ज कर दिया गया। तो वो कौन कौन से एक्ट हैं ये बताओ, ठीक है। तो मिनिमम वेजेस एक्ट बिल्कुल इसको कर दिया गया है, ठीक है। पेमेंट ऑफ द बोनस एक्ट इसको भी कर दिया गया है। ऑन इक्वल एंड रिन्यूमरेशन एक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है इसको नहीं किया गया है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को नहीं किया गया। मिनिमम वेजेस एक्ट, अब नाम में ही है मिनिमम वेजेस एक्ट, क्या देता होगा भाई कि एक मिनिमम वेज सेट करता होगा, ठीक है, कि आप पेड हैं, आप स्किल्ड हैं, मतलब कि आप स्किल्ड हैं, आप अनस्किल्ड हैं, आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट बोनस एक्ट, ठीक है, पेमेंट बोनस एक्ट, इसमें भी भाई पेमेंट और कुछ रिलेटेड बात किया होगा, है कि नहीं, कि भाई एक टाइम पर कितना पेमेंट करना होगा, कि ना रिडक्शन के साथ करेंगे तो बोनस, अभी दीपावली आ रहा है, बोनस है कि नहीं, वो सब चीज़ें। उसके बाद हाँ ठीक है और उसके बाद इक्वल रिन्यूमरेशन मतलब कि इक्वल अमाउंट पे बात करेगा, है कि नहीं, कि इक्वल बेसिस देना है सबको को, ठीक है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ये जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर या कह लो रेगुलेशन एंड एबुलेशन एक्ट 1970, ठीक है, ये इसको हम लोग कोड ऑन वेजेस एक्ट में नहीं करते हैं, ठीक है, समझ गए भाई। तो ये तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 29 रीजन एजर्सन रीजन है, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP फॉर द पीरियड ऑफ 2020-30, ये बात गलत है, ठीक है। लॉन्च किया था गवर्नमेंट, लेकिन जो उसका ईयर था वो 2020-21 था, 2021 से लेकर के 2024-25 तक था, ये 20-30 ख़त्म कर दिए, पहला ही गलत है सर, एजर्सन फॉल है, तो कौन सा हो जाएगा, रीजन सही ऑटोमेटिकली। ऑब्जेक्टिव जो है NIP का कि प्रोवाइड करना है इक्विटेबल एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ऑल, सभी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि मोर में जो है जो हमारा डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव बनाया जा सके, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR, ठीक है, CSR को ध्यान में रख करके बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। कंपनी एक्ट 2014 इंट्रोड्यूस करता है मैंडेटरी CSR, ठीक है, कंपनी एक्ट नहीं, कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी एक्ट 2014, और क्या बात कर रहे हो, कंपनी एक्ट इंट्रोड्यूस करता है मैंडेटरी CSR, ठीक है, ये इनैक्ट हुआ था 2013 में, ना कि 14 में, तो ये स्टेटमेंट गलत है, 14 वाला गलत है, वन गलत है। कंपनीज कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1%, नहीं सर 2% है, ऑफ देयर एनुअल नेट प्रॉफिट, अपना एनुअल नेट प्रॉफिट से 2% को आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। CSR जो है गवर्न किया जाता है बाय द सेक्शन ऑफ 135, किसका 135, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि 2% आपको जो है एवरेज नेट प्रॉफिट का, जो भी आप कर रहे हैं, आपका एवरेज जो है नेट प्रॉफिट का 2% आपको ख़त्म करना पड़ेगा। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन CSR है, तो उसका जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, उसका जो टर्नओवर है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो CSR के अंदर में आ जाएगा और उसको 2% ये करना पड़ेगा। विथ रेफरेंस टू द फंक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पब्लिक सेक्टर से ध्यान में रखो और बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। टू प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी, भाई पब्लिक सेक्टर है तो प्रोवाइड करेगा पब्लिक यूटिलिटी रिसोर्सेज, बिल्कुल जो पब्लिक को जरूरत है उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के बाद, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारे कुछ देगा। बिल्ड अ सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल, बिल्कुल रोड बनाए, रेलवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, डैम्स बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, ये सब क्या है, सोशल और इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल ही तो है, बिल्कुल दोनों बात सही है। टू इंश्योर बैलेंस एंड रीजनल सेक्टर, अरे भाई रीजनल डिस्पैरिटीज़ नहीं करना है, इसलिए तो बोलो कि नॉर्थ ईस्ट में देखो कि जब गवर्नमेंट स्कीम्स होता है तो 90-10 का रेशियो होता है, इधर कितना होता है 60-40 का ये होता है, ठीक है नहीं। तो जो बैकवर्डनेस है, जो रिमोट एरियाज़ है, उसको प्रमोट करना है सर, बिल्कुल प्रमोट करना है। टू परस्यू द
इगैलिटेरियन गोल्स, बिल्कुल इगैलिटेरियन गोल मतलब कि इक्वल भाव से देखना है, रिड्यूस करना है इनइक्वलिटीज़ को, किसमें, इनकम में, वेल्थ में, सब चीज़ में, ठीक है। और प्रोवाइड क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है ताकि सोशल जस्टिस इंश्योर किया जा सके। तो सारे के सारे हमको सी में दिख रहे हैं ऑप्शन A1 2 3। सेज इन इंडिया, सेज इंडिया मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जनवरी 2017 बाई, सेज जो है किसके जरिए लॉन्च किया गया था ये बताओ। तो ये बात है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। सेज मोबाइल इंडिया ऐप जो है ये लॉन्च जनवरी 2017 में किया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के जरिए। ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो सेज का लोकेशन दिखा सकता है कि कहाँ तक है, क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ दिखा सकता है कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज सेज में अलाउड हैं, ठीक है। कुछ इंसेंटिव्स अगर हैं तो वो अगर अवेलेबल है सेज में तो वो दिखा सकता है, और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल दिखा सकता है सेज अथॉरिटीज़ का। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द रिविजिटिंग एंड द रिवाइटलाइजिंग ऑफ द PPP मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट पब्लिक प्राइवेट मॉडल्स, ठीक है। तो इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो इसके चेयरमैन थे वी केलकर मतलब पूरा नाम डॉक्टर विजय केलकर, ठीक है। चेयरमैन थे कमेटी के रिविजिटिंग एंड द रिवाइटलाइजिंग द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि अपना रिपोर्ट जो है वो किसको देते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री को देते हैं। कब देते हैं, नवंबर 19 2015 को। कमिटी इसको बनाया गया था कब, तो यूनियन बजट में 2015 और 16 के बजट में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, ताकि आप जो है रिव्यू करें जो एग्जिस्टिंग पब्लिक प्राइवेट मॉडल है, पार्टनरशिप मॉडल है, जो प्रमुख चलते आ रहा है, उसको आप रिव्यू करिए, कुछ मेजर्स उसमें सजेस्ट कीजिए कि कैसे इसके परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में बात किया है, ठीक है। तो कमेटी जो है बहुत सारे रिकमेंडेशन देती है इसमें, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट पे, जैसे कि प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन हो गया, प्रिपरेशन से हो गया, अप्रेजल से हो गया, बिडिंग से हो गया, फाइनेंसिंग से हो गया, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, मॉनिटर कैसे करना है, इन सब से बहुत सारे कुछ चीज़ जो है रिकमेंडेशन ये देते हैं, ठीक है, ये कमेटी देती है। ओके, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टार्टअप्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू, अरे भाई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्टार्टअप कर रहे हो तो किससे फुलफ़िल होगा, तो भाई स्टार्टअप कर रहे हैं किसी से भी फुलफ़िल करवा लो, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, सबसे करवा लो भाई। तो क्या होते हैं ये एंजल इन्वेस्टर, क्या होता है एंजल इन्वेस्टर, कोई भी इंडिविजुअल जो इन्वेस्ट कर दे अपना मनी को किसी भी स्टार्टअप्स में, है ना, उसके बदले में क्या मिले, उसके एक इक्विटी मिले या फिर पार्शियल ओनरशिप ले ले उस बिज़नेस में, है कि नहीं, उसे एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, ये भी एक तरीके का इक्विटी फाइनेंसिंग होता है, जो भाई कि अपने कंपनी का कोई पोर्शन बेच दिया है, ठीक है, या फिर कुछ इन्वेस्टर्स अपने आप को बता दे रहा है ये, ठीक है। और ये लोग जो है ना होते हैं ना जो वेंचर कैपिटल वाले, ये देखते हैं कि भाई उसी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका दिखता है कि हाँ लॉन्ग टर्म में इसका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, मतलब पोटेंशियल है कि भैया बहुत ज़्यादा मोटा रकम हम पाएंगे, ठीक है। क्राउड फंडिंग क्या है, सोशल मीडिया के थ्रू जो है हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम जो है फंड जनरेट कर रहे हैं, उसी को क्राउड फंडिंग कहते हैं। तो सबसे करवा लो ना यार, क्या दिक्कत है इसमें। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट्स इन इंडिया, क्रोनोलॉजिकल या सीक्वेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मिनिमम वेजेस एक्ट हम लोग पढ़े थे, मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़े थे ना, ये कब था 1948 का, मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट जो है पेड, स्किल्ड, अनस्किल्ड में सबको एक लिमिट स्टेक करेगा कि भाई इतना तो पेमेंट आपको करना ही है, ठीक है। तो 1948 वो, फिर ये देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, ये कब हुआ था 1951 में, ठीक है। 1951 में पार्लियामेंट के जरिए इनेक्ट किया गया था, ठीक है। क्या करना था भैया, नाम में ही है डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, तो वही काम होगा उसको। तो ये 1951 में, ठीक है, ये 48, ये 51, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट MRTP एक्ट का फुल फॉर्म जो होता है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 है, ठीक है। इसको भी पार्लियामेंट के जरिए इनेक्ट किया गया था। इसको रोकना था कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को, मोनोपोलिस को कंट्रोल करना था और प्रोहिबिट करना था, नाम में ही है प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट, है कि नहीं। तो ये हुआ 1969, ठीक है। अब मतलब कि सबसे पहले कौन होना चाहिए, 4 होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है, इतने से बन जाएगा, ठीक है। 4 होना चाहिए सबसे आगे, 4 कहाँ है, एक तो यहाँ है, यहाँ, तो 2 को हटा दो C और D में। अब 4 के बाद 48 के बाद 51 कहाँ है, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर मतलब कि 51, 4 के बाद 2, अरे भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी कुछ नहीं हो सकता, तब लास्ट वाला भी कर ही दो भाई, और कुछ ऑप्शन नहीं बच रहा है,
ठीक है। अब एक बच रहा है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये 1973 का है, ठीक है, 1973 का है फेरा। ये भी इनैक्ट किया गया है किसके जरिए, पार्लियामेंट इंडिया के। रेगुलेट करना है पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में, ठीक है, और कुछ कंजर्व करना है फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को, ठीक है, कंट्री में, अपने कंट्री में। ये पूरी तरीके से कब आया, तो 1 जनवरी 1974 में, लेकिन आया था एक्ट कब, 1973 में। तो 1973 में, तो 73 सबसे लास्ट दिख रहा है ना भाई, तो भाई सी मार दो, ठीक है। 36, द सिटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द इंडियन टूरिज़्म आर द, देखो हम सब जानते हैं कि भाई हमारे पास इंडिया में बहुत ज़्यादा रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट हैं, ठीक है, हम लोगों का टूरिज़्म में भी बहुत अच्छा खासा है, लेकिन हम लोगों का एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो गोल्डन ट्राइंगल में जो मोस्ट पॉपुलर जो है ये कहाँ पर ही है, नॉर्थ इंडिया में हम लोग को देखने मिलता है, लेकिन जो इसको वर्ल्ड हेरिटेज के, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के भी अंदर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें जो जगह है ना भाई, वो क्या है अपने पास, आगरा, दिल्ली, जयपुर, यही तीनों है। लोग ज़्यादातर जाकर देखते हैं, दिल्ली में ताजमहल देखते हैं, जयपुर जैसलमेर तरफ जाते हैं ना, हवा महल, ये सब जाते हैं, ठीक है। तो ये सब तो है भाई, वही चीज़ें। ई बीच क्या है, ई बीच कहने का मतलब क्या होता है, तो ई बीच एक इनिशिएटिव है, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एम क्या है कि भाई एक सिंगल विंडो दो बहुत सारे वेरियस गवर्नमेंट टू बिज़नेस, मतलब G2 बिज़नेस सर्विस के लिए, ठीक है। कोई भी बिज़नेस करता है, रजिस्ट्रेशन कराना है, लाइसेंस करना है, परमिट करना है, अप्रूवल करना है, क्लियरेंस करना है, उन सब के लिए एक ही विंडो होगा, 10 जगह भटकने का ज़रूरत नहीं होगा। तो एक सिंगल विंडो फॉर द अप्रोच टू द गवर्नमेंट सर्विस, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग नाउ डिसाइड द ऑयल प्राइस इन इंडिया, कौन डिसाइड करता है ऑयल प्राइस ऑफ इंडिया। ऑयल प्राइस ऑफ इंडिया डिटरमाइंड बाय द ऑयल कंपनीज, भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे, जैसे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है, टैक्सेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग कर लेते हैं। तो ऑयल कंपनीज़ को मारो। हेल्पलाइन उद्यमी इज़ मीन्ड फॉर, उद्यमी हेल्पलाइन कॉल जो है एक कॉल सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसको लॉन्च किया गया था 2010 में, ठीक है। सिंगल पॉइंट फैसिलिटीज़ है किसके लिए, MSME के लिए। किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो तुम इसमें कॉल करो, तुमको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल इंडियन इंटरप्राइजेस से कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम उद्यमी यहाँ पर ही फ़ोन करो, तुमको सारा कुछ जानकारी देगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इनमें से प्राइमरी सेक्टर कौन है, इसमें बच्चा भी बोल देगा, जो क्लास 6-7 का होगा वो भी बोलेगा कि सर एग्रीकल्चर है। कांडला सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ द कच्छ इज वेल नोन फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, कांडला पोर्ट, ठीक है, कांडला सिचुएटेड है कहाँ पर, गल्फ ऑफ कच्छ में। किसके लिए ये है, तो हम जानते हैं कि ये वेल नोन एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ठीक है, जिसे हम दूसरे नाम से हम कह सकते हैं कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब ऑप्शन देखते हैं, सीप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, कटिंग एनाबोलिज्म बोले से एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन है सर, एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन है सर, ठीक है। कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1965 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और हम कहते हैं कि इसको फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है एशिया का, पूरे एशिया का, और इंडिया का SEG स्पेशल इकोनॉमिक जोन का फर्स्ट हम कह सकते हैं। इसमें 100 एकर्स कवर करता है एरिया, 316 हाउसेस कवर करता है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टी प्रोडक्ट फंक्शनल SEGs है इंडिया में, ठीक है। इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है भाई, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका एक्सपोर्ट्स से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट को पार्टनर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है ना कंज्यूमर और उसके ये क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर्स के बीच में होता है, मानते हो। तो भाई वर्कर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का को पार्टनर होगा। मैनेजर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन उस भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब होगा, लेकिन कंज्यूमर और जो ऑर्गेनाइजेशन होगा ये नहीं होगा। कंज्यूमर और जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई पार्टनर नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन का अगर हम लोग देखें तो ये डिस्क्राइब करता है किसके रिलेशन को, भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ के बीच में। वर्क प्लेस में कोई काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ उसके बदले कोई पैसा दे रहा है, उसके बदले कोई काम कर दे रहा है, लेबर दे रहा है, जिसमें कुछ रेगुलेशन होगा, वेजेस का होगा, वर्किंग कंडीशंस का होगा, कुछ है कि नहीं, इस सब से बात करता है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है 3 पार्टीज़ को इन्वॉल्व करता है, एक तो एम्प्लॉयर्स, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशंस, यूनियन ट्रेड बना दिया, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, ठीक है,
एम्प्लॉयज़ एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट, इन 3 चीज़ों को रखता है, बाकी किसी को नहीं रखता है। तो कंज्यूमर और जो ये है कोई रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन सा बात सही नहीं है, ठीक है। शेयर ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 16%, बट द इंडिया इट्स शेयर ऑफ द वर्ल्ड इज GDP ओनली 1%, ये बात सही है, लेकिन नॉट करेक्ट पूछा था। शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया इज ओनली 25% कह रहा है। शेयर ऑफ जो सर्विस सेक्टर का जो शेयर है इंडिया का GDP में वो ओनली 25% है। सर नहीं है, अगर अभी के देखें ना 2024-25 का डाटा को अगर हम देखें तो कितना मालूम, 54% है। और ये तुम खुद भी देख सकते हो यार कि मेरा सारा तो ज़्यादातर लोग कहाँ देख रहे हैं, सर्विस सेक्टर में दिख रहा है, तो ये इतना कैसे हो सकता है। नॉट करेक्ट लॉजिकली भी ये आंसर मार सकते हो। 2010 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियाज़ फर्स्ट EPG वाज सेटअप इन 1965, यही तो बोला 65 पहला सेटअप हुआ था कांडला, तो बात तो सही है सर, हाँ पहला सही है, ठीक है। कांडला गुजरात। स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन 2000, ठीक है, हाँ अप्रैल 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी, ताकि एक टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, सिंप्लीफाई किया जा सके ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर को, और एक स्टेबल फिजिकल पॉलिसीज़ इन्वायरमेंट बनाया जा सके। ये सब करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके इंडिया में, है कि नहीं, ताकि क्यों उन लोगों के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाओ, तभी तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, है कि नहीं। तो ये बात सही है। वो वडोदरा इज़ फेमस फॉर द पटोला सिल्क, बिल्कुल सही है। पटोला सिल्क होता है ना भाई, ये सिल्क का साड़ी होता है, ठीक है, डबल इकत वीविंग होता है, उसमें कढ़ाई जो होता है वो डबल तरीके से किया जाता है। तो पटोला जो रिप्रेजेंट करता है वो एक कह सकते हैं ना कि जो रॉयल फैमिलीज़ होते हैं ना, जो मेंबर्स होते हैं रॉयल फैमिली के, वो लोग पहनते हैं इसको। तो एक जो हाई कॉस्ट दिखाना, हम दिखा रहे हैं कि सिंबल है ये लग्जरी का, तो प्रेस्टीज का, ये सब चीज़ें दिखाने का, तो बात तो सही है, ठीक है। चौथा, पन्ना इन मध्य प्रदेश, अरे हम सब जो पन्ना की तमन्ना है गाना सुने हो, फेमस फॉर द गोल्ड माइंस, अरे यही गलत कर दिए, गोल्ड नहीं यहाँ डायमंड माइंस है, तो चौथा गलत कर दिए, ऑल नहीं चौथा गलत, ऑटोमेटिकली ए इज़ द राइट आंसर, कि बाकी ऊपर के सारे तीनों सही हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द प्रोवाइडिंग द इंश्योरेंस अगेंस्ट द वेरियस रिस्क टू द एक्सपोर्टर, कौन सा यहाँ कंपनीज है जो रिस्क मतलब कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द वेरियस रिस्क टू द एक्सपोर्टर, तो एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड द गारंटी कॉर्पोरेशन ये प्रोवाइड करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से इंश्योरेंस अगेंस्ट द रिस्क वेरियस रिस्क एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया, ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। ऑफर करता है क्रेडिट इंश्योरेंस को, गारंटी करता है सर्विस टू द सेफ गार्ड एंड एक्सपोर्ट किसको, बैंक्स को, ठीक है, अगेंस्ट द एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल ट्रेड्स, ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड के साथ है तो डी इस तरह मैच करना है भाई लिस्ट को, ठीक है। ये लिस्ट है। ऐसे कोऑपरेटिव पढ़ो, ठीक है, कोऑपरेटिव पढ़ो, क्या पढ़ोगे कोऑपरेटिव से कि भाई बेटरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन, सब कोई मिल करके आ रहे हैं और अपने से जिसको जो है पैसा उसको भी दे रहे हैं और एक सोसाइटी का बेटरमेंट कर रहे हैं, तो सी का टू, बाकी इसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो डी का क्या होना चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लार्ज नंबर ऑफ द रिस्क बियरर, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, है कि नहीं। डी का वन यहाँ दिख रहा है मेरे को, डी का 1 दिख रहा है ना, तो बस हो गया भाई, बी मार दो सही। अब बच गया जो वो देख लो, ए का 4 सोल ट्रेडर, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। सोल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि क्या होता है, एक ही पर्सन रन कर रहा है बिजनेस को, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसी का है, डेट का है, ऑब्लिगेशंस का है, सब कुछ का उसी का होगा, ठीक है। पार्टनरशिप एक बच गया, तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, पार्टनरशिप वही तो होता है कि कुछ ना कुछ किसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट करके हम आपस में आ रहे हैं, है कि नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, तो ये नहीं है स्ट्राइक एंड द लॉकआउट्स। ये जनरली कहाँ पर मिलता है, जहाँ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर काम कर रहे होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ होता है वहाँ पर ही, नहीं उन लोगों का कुछ अकॉर्डिंगली उनको नहीं हो रहा तो वो लोग स्ट्राइक पे चले जाएंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे, तो ठीक है। तो ये MSME में तो नहीं होगा, ऑटोमेटिकली MSME बहुत छोटा है भाई, उसमें कुछ ही लोग काम करते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर होते हैं, ठीक है, मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, तो ये कहाँ से करेंगे, है ना, स्ट्राइक और लॉकआउट। ये ज़्यादातर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में देखने के लिए हम लोगों को मिलते हैं। द लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्रियल ड्रीव स्ट्रेंथ फ्रॉम, कहाँ से लाता है, तो वो किस चीज़ से लाता है, तो
इंडस्ट्री एक्ट 1951 से लाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा जान लो कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये सब क्या है, ठीक है, थोड़े थोड़े, क्योंकि ये जो है लाइसेंसिंग पॉलिसी फॉर द इंडस्ट्री स्ट्रेंथ फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951, और मोर स्पेसिफिक इसकी हम बात करें तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, ठीक है, विच वॉज इनेक्टेड ताकि रेगुलेट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके किसी भी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को, ठीक है। ये इस चीज़ के इसी चीज़ से रिलेटेड करता, ठीक है। अब देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ 1951, ये पहला इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट करती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये ब्रॉड वे में, ठीक है, ब्रॉड वे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को बताती है, और ये 4 हिस्सों में जो है कैटेगराइज करती है इंडस्ट्रीज़ को। पहला स्ट्रैटेजिक, दूसरा बेसिक, तीसरा इम्पॉर्टेंट, और चौथा अदर इंडस्ट्रीज, इस तरीके से कैटेगराइज करती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ये पॉलिसी था, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्ट करती है आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिल्कुल। ये रिकमेंडेशन के बेसिस पे था, किसके, महालनोबिस, हम लोग पढ़ रहे थे ना वहाँ पर ही, सेकेंड 5 ईयर प्लान्स में था ना, ठीक है, तो वही वाला चीज़, ठीक है। और ये कमेटी रिफ्लेक्ट करती है सोशलिस्ट विजन को, ठीक है। सोशलिस्ट विजन मतलब कि ये इंट्रोड्यूस करती है कंसेप्ट को, किसका कंसेप्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी एम्फेसाइज करती है कि भाई स्टेट प्लानिंग और रेगुलेशंस पे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश द सोशलिस्ट पैटर्न, ठीक है। कांग्रेस पार्टी रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश द सोशलिस्ट पैटर्न, ये भी एक पॉलिटिकल रेजोल्यूशन जो पास किया गया था कांग्रेस पार्टी के जरिए, ठीक है, अपने अवधि सेशन में 1955 में, ठीक है। ये डिक्लेयर क्या करता है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है पार्टी का वो इस्टेब्लिश करना है सोशलिस्ट पैटर्न को, कहाँ पर, इंडिया के सोसाइटी पे, ठीक है, जहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो, किस चीज़ का, वेल्थ का, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, इस तरीके का कोई भी कंसंट्रेशन नहीं बना, ठीक है। क्यों नहीं बना, ताकि सोशल जस्टिस हो सके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सभी के लिए रहे, ठीक है। एज द इकोनॉमी डेवलप, शेयर ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द जीडीपी, जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करेगा तो शेयर जो होगा टर्सरी सेक्टर का जीडीपी में वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा ना भाई। ये भाई बच्चा भी इकोलॉजिकली कोई बताएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा तो बढ़ेगा, उसी को हम टर्सरीराइजेशन कहते हैं। टर्सरीराइजेशन में क्या क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है भाई, बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, इंटरटेनमेंट, यही सब देखने को मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। स्कूल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटरी फैसिलिटीज़ है, रोड एंड रेलवेज़ है, कोल एंड कोल माइंस नहीं है। कोल एंड कोल माइंस आते हैं कहाँ पर, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इंक्लूड। अब ये एक्सट्रैक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया रॉ मटेरियल्स का, ठीक है, इसके बीच में आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से मिलता जुलता कोई एक्टिविटीज़ हो गया उसमें, ठीक है, लॉगिंग, फिशरीज़, ठीक है, फॉरेस्ट्रीज, कोल माइनिंग, ये सारे प्राइमरी सेक्टर्स में आते हैं, ठीक है। बाकी जो ऊपर में ये तीनों हैं सारे के सारे कहाँ पर देखने हैं भाई, इकोनॉमिक सेक्टर्स में। 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सर। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।